वैसे तो जितना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं उतने में से ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से जितना भी कवर होना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें 15 मार्क्स का सिर्फ आइसोपैरामेट्रिक तक के कंसेप्ट से पूछ लिया गया है। बट चूँकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स भी हैं तो इस वजह से इनको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा बस और इसमें एक्सटेंड करना है, नहीं तो जितना अगर आपने पीछे वाला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें जो आज हम देखने वाले हैं वो है कि पिछले उसमें देखा कि अगर कोई आपके पास इस टाइप का है f(x) y डैश है, वो देखा। फिर हमने इसके बाद देखा इसमें y डैश के अलावा अगर y डबल डैश y ट्रिपल डैश भी इंक्लूडेड है अगर, तब कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। जब दोनों ही सिंगल सिंगल होते हैं तब आपको पता है जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो टोटल डिफ्रेंशिएशन बनता है, आप dy/dx निकालते हैं। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस की हमने यूलर इक्वेशन जो थी वो हमने देखी थी। अब इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे z है। अगर z है और z मान लीजिए x के साथ साथ y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो z तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो अब इसमें क्या डिफरेंट है, देखिए जब सिंगल होता है तो आपको पता है एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया तो ये तीन चीज़ें निकल के आ जाती थी। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, आपको पता है एक्स इंडिपेंडेंट है, y भी इंडिपेंडेंट है, z डिपेंडेंट हो गया। अब जब z का डिफरेंशिएशन भी तो निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन अब चूंकि x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसमें टोटल डिफरेंशिएशन तो निकलेगा नहीं, इसमें निकलता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी कि z का एक तो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, एक आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सिंपल एक ही टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो भी आपके पास मिनिमम इतना सारी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। तो अब हमको करना है, यहाँ पे मेंशन रहेगा z एक डिपेंडेंट है और x और y दो इंडिपेंडेंट हो गए, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए फंक्शन अब कैसा होगा, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो z भी आएगा ही, और z के पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे x के रेस्पेक्ट में, और ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, तब आप इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आप यूलर ऑस्ट्रोगैडिस की इक्वेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा डेल z अपॉन में डेल x को हम शॉर्ट में p भी लिख लेते हैं और डेल z अपॉन में डेल y को शॉर्ट में q भी लिख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आप इसको ऐसा भी कई बार देखने को मिलेगा, z x y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x y z और डेरिवेटिव p q, दो डेरिवेटिव आ जाएंगे। चूँकि दो इंडिपेंडेंट है तो दो बार आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, इसको डबल इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ करते हैं उसे कहते हैं यूलर ऑस्ट्रोगैडिस की इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। पहले आप जो इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे आपको पता है। अगर इस वाले की बात करें, पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं। आप क्या लिखते थे, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। वाई डैश क्या होता था, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये होता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। f तो दोनों में f ही है तो यहाँ पे डेल f ही रखिए। y क्या होता था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका z, तो डेल f अपॉन में डेल z आ जाएगा माइनस। अब x इंडिपेंडेंट एक ही होता था इसलिए यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन है, बट यहाँ पे दो हैं तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ होगा, पार्शियल। तो पार्शियल एक बार तो x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा और एक बार आपको सेम साइन रहेगा माइनस, और एक बार आपको y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब किसका करोगे, ये डेल एफ भी ठीक है, यहाँ पे भी डेल एफ आएगा ही आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, y डैश, y डैश मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे तो डिपेंडेंट z है तो z का तो एक बार किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो y डैश है उसकी जगह क्या रखोगे आप, p और q रखोगे। तो एक बार p रखोगे तो डेल अपॉन में डेल p हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल q हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया जब आपके पार्शियल डेरिवेटिव
इंक्लूड करेगा फंक्शनल। ठीक है, सिंपल फार्मूला, वही फार्मूला थोड़ा सा माइनर चेंजेस के साथ आपने अप्लाई कर दिया है। एक तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे, चूंकि दो इंडिपेंडेंट है तो एक्स और वाई भी हो जाएगा। मान लीजिए इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक और इंक्लूड हो जाता, मान लीजिए मैंने कह दिया कुछ और यूज़ कर लेते हैं W। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है एक्स वाई के साथ साथ क्या हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करके। अगर आपके पास फंक्शनल इस टाइप का Z X Y साथ साथ में W भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब आपके पास जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा आपका F(x(y)(w), ये इंडिपेंडेंट, Z डिपेंडेंट। अब डेल Z अपॉन में डेल X आएगा ही आएगा, डेल Z अपॉन में डेल Y भी आएगा ही, और डेल Z अपॉन में डेल W भी आएगा। तो इस तरीके से 3 हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल Z अपॉन में डेल Z माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल पी वही हो गया। डेल जेड अपॉन डेल एक्स को आपने पी से कर दिया, डेल जेड अपॉन डेल वाई को डेल क्यू से कर दिया, और डेल जेड अपॉन में डेल डब्ल्यू को मान लीजिए आप कर ले रहे हैं यू से। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, यू कर ले, आर में जानबूझ के नहीं ले रही हूँ, यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल Q माइनस डेल अपॉन में डेल W ऑफ डेल F अपॉन में डेल U इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म की बन जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पे बेस एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, साफ साफ पता चल रहा है इसमें U है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल X और Y है, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कुछ कुछ यूज़ किए हुए हैं। तो अब U डिपेंडेंट है, तो जब भी U का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप इसे p कंसीडर कर सकते हैं, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसे q कंसीडर कर सकते हैं। तो इस फंक्शनल को सही सी फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका p² प्लस q² dx dy। ठीक है, ये आपका f हो गया। अब फॉर्मूला लगाइए। अब z की जगह यहाँ पे u चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेल f अपॉन में डिपेंडेंट माइनस डेल अपॉन में डेल x ऑफ डेल f अपॉन में डेल p हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन में डेल y डेल f अपॉन में डेल q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा डेल एफ अपॉन में डेल u निकालेंगे तो चूँकि f इज इक्वल टू आपका है p² प्लस q², तो डेल एफ अपॉन में डेल u क्या आएगा 0, माइनस डेल अपॉन में डेल x, डेल एफ अपॉन में डेल p निकालेंगे तो 2p बनेगा, माइनस डेल अपॉन में डेल y, और डेल एफ अपॉन में डेल q निकालेंगे तो 2q बनेगा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा आपको सॉल्व करेंगे, माइनस कॉमन करके 0 कर लिया, 2 भी कॉमन करके 0 कर लिया। p को क्या लिख रहे थे आप, डेल u अपॉन में डेल x प्लस यहाँ पे डेल अपॉन में डेल y, q को क्या लिख रहे हैं आप, डेल u अपॉन में डेल y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डेल टू यू अपॉन में डेल x² और डेल टू यू अपॉन में डेल y² इज इक्वल टू 0। ये इसकी हो गई यूलर ऑस्ट्रो-ग्रेडिस्की इक्वेशन हो गई ये इस वाले फंक्शनल की। ठीक है, अब अगर इसका एक्सट्रीमम पूछा होता था तो आप इसको इसकी पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होगा वो u होगा, u की वैल्यू कितनी आ रही है वो इसका सोल्यूशन होगा। ये तो सिर्फ यूलर इक्वेशन हो गई, यूलर ऑस्ट्रो-ग्रेडिस्की इक्वेशन हो गई। तो इसको आना चाहिए सॉल्व करना, बट मुझे जहाँ तक याद है कि आप लोगों के पास BSc 4th सेमेस्टर में है पार्शियल इक्वेशन को सॉल्व करना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आपके पास अगर इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता भी है तो सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि इस फंक्शनल के लिए यूलर ऑस्ट्रो-ग्रेडिस्की इक्वेशन फाइंड आउट करिए बस। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतना ही आएगा तो आपको बस यहीं पे आंसर छोड़ देना।